मैं आशा कुमारी, LNT कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान की। आज हम 23 से 27 बैच के सेमेस्टर 4 का 4 में एबनॉर्मल साइकोलॉजी से पढ़ा रहे हैं। देखेंगे हम लोग, उसमें देखेंगे कि मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, साइको एनालिटिक अप्रोच से देखेंगे, है ना। इसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि ये जो दिया गया है, सिगमंड फ्राइड द्वारा मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का विकास किया गया है। उन्होंने मानसिक रोगों के शारीरिक बल्कि कारणों की खोज की है। उन्होंने साइको एनालिटिक विधि विकसित की जिसका आधार प्रवृत्तियां हैं। आगे चला गया क्या? उन्होंने साइको एनालिटिक की विधि विकसित की जिसका आधार प्रवृत्तियां हैं। यह दृष्टिकोण यह मानता है कि अचेतन मन में मूल प्रवृत्तियों की व्यक्ति का व्यवहार को नियंत्रित करता है। यानी जो मन के जो अवस्था है अचेतन मन, वो क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब देखते हैं कि मानव की मूल प्रवृत्तियां क्या हैं। फ्रायड ने दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। पहला किया है कि जीवन की प्रवृत्ति यानी प्रेम, स्नेह, यौन इच्छा आदि, ये जीवन की प्रवृत्ति से प्रवाहित होता है, मतलब उससे जुड़ा हुआ है। और अगर जीवन की बात करते हैं तो ये व्यक्तियों में होना चाहिए। और दूसरा रहा मृत्यु प्रवृत्ति। अगर इसकी बात करते हैं तो व्यक्ति क्या करते हैं? व्यक्ति के विचार विनाश, आक्रोश, आत्मनिर्भर से जुड़ी होती है। ये दोनों प्रवृत्तियां व्यक्ति को एक साथ कार्य करती है और उसको व्यवहार, जब एक साथ जब कार्य करती है तो उसको व्यवहार में परिवर्तित दिखता है वो। फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के मुख्य पहलू को हम देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि मानसिक पहलू, मन की आंतरिक संरचना में देखते हैं। और दूसरा कह रहा है कि गत्यात्मक पहलू, ईड, ईगो, सुपर ईगो, मन की जो अवस्थाएं होती है वो इतने अवस्थाओं से होती है। मानसिक पहलू होता है, मन में जो आंतरिक रूप से विचार चलते रहता है उसके बारे में हम देखते हैं। फिर गत्यात्मक पहलू होता है यानी डायनेमिक एस्पेक्ट्स, जिसको हम ईड, ईगो, सुपर ईगो के से जानते हैं। तीसरा होगा आकारात्मक पहलू यानी ट्रोफोग्राफिकल एस्पेक्ट्स, माइंड। इसके अंतर्गत हम 3 देखते हैं, चेतन, अवचेतन और सबचेतन। और चौथा होता है मानसिक संघर्ष की यातनाएं, तनाव को कम करने कैसे, अगर है तो कैसे कम किया जाता है उसको देखते हैं। मनोयौगिक विकास, विभिन्न विकास के विभिन्न चरण होते हैं, वो अवस्थाएं को देखा जाता है। मानसिक पहलू, अब हम देखेंगे कि मानसिक पहलू, मन व्यक्ति के अनुभवों व्यवहारों का आधार है। फ्रायड ने इसे साइक कहा है यानी आत्मा कहा। इससे संबंधित संगठित, इसके द्वारा ही हम संगठित रूप से जिंदगी को जीने में कामयाब होते हैं। इसके 2 मुख्य आयाम हैं, एक है गत्यात्मक और एक है आकारात्मक। गत्यात्मक को हम लोग डायनेमिक एस्पेक्ट्स कहते हैं और ट्रोफोग्राफिकल एस्पेक्ट कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक संरचना उसे अद्वितीय बनाती है। अब हम देखेंगे कि मन का आकारात्मक पहलू के अंतर्गत कौन कौन से स्तर आते हैं। इसके अंतर्गत फ्रायड ने 3 स्तर बताए। चेतन मन, चेतन मन जिसके अंतर्गत होता है वर्तमान में ज्ञान, विचार, अनुभव। जैसे कि अभी हम क्लास में है तो क्लास में जो अभी हमारे टीचर हैं, हम उनसे वर्तमान में अभी जो टीचर हैं उनसे हम संबंधित सारी जानकारी हमको वर्तमान में रहती है, यानी चेतनता के स्तर पर होती है। और अर्ध चेतन की बात करते हैं, अनकॉन्शियस। अर्ध चेतन मन थोड़े प्रयास के, यानी ये चेतन और अवचेतन के बीच, कॉन्शस और अनकॉन्शस के बीच की अवस्था है। इसको हम क्या बोलते हैं? अर्धचेतन। यानी
कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हम भुला जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है, हम जब उसको पुनः ध्यान में लाते हैं तो वो बातें पुनः याद हो जाती है। जैसे कि कोई दोस्त हैं, बहुत प्रिय हैं और हमेशा उनके साथ रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हठात हम उनका नाम याद करना चाहते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं। तो और जब हम थोड़ा बैक पीछे सोचना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, उनका नाम हठात याद आ जाता है और हम मतलब स्मरण हो जाता है और हम बता देते हैं। तो वो ये होता है अर्धचेतन मन में। और अवचेतन इसमें होता है क्या कि दबे हुए विचार, इच्छाएं, भय, ये सब इनके अंतर्गत होता है। क्यों? क्योंकि हम सामाजिक रूप से जब हम पूर्ण नहीं कर पाते हैं किसी मानसिक इच्छा जो होती है मेरी, उसको हम जब पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है, वो हमारे अवचेतन मन में दब जाता है, अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और हम कितना भी याद करते हैं तो वो हमारे ये चेतन अवस्था में नहीं आता है। और वही चीज़ पुनः जब स्वप्न की बात आती है, जब हम कहते हैं कि हम स्वप्न देखें, तो क्यों? तो ये जो अवस्था उस मेरे मानसिक मेंटल स्तर पर वो प्रक्रियाएं चलती रहती है और चलती रहती है। तो वही क्या होता है, जब हम स्वप्न की अवस्था में आते हैं तो वो हमारे मानस वो अपने क्रिया को अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहता है और उसके बाद वो उस अवस्था में पूर्ण करता है, स्वप्न की अवस्था में। मन और अब देखेंगे कि जैसे हमने देखा ट्रोपोग्राफिकल में आकारात्मक स्तर को देखे, अब हम देखेंगे मन के गत्यात्मक अवस्था को। मन के 3 घटक हैं, 3 अवस्थाएं हैं। पहला हो गया ईड, दूसरा हो गया ईगो, तीसरा हो गया सुपर ईगो। यानी ईड है जन्मजात इच्छाएं, केवल सुख चाहती है, ये होती है जन्मजात, या आनंद से प्रभावित होती है। इसमें केवल सुख चाहिए, इसको चाहिए से मतलब रहता है, यानी तात्कालिक ज्ञान की अवस्था है ये। अब रहे ईगो, अर्थात तालमेल बैठाने वाला तर्क संगत भाग होता है। ईगो होता है कि किसी कार्य को हम करना चाहते हैं तो ईगो कहता है कि नहीं, ये काम उचित समय नहीं है, हम नहीं करें, नहीं करना चाहिए। और सुपर ईगो कहता है नैतिक मूल्य, आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। सुपर ईगो क्या करता है, हमारे जो मानसिक अवस्थाएं हैं उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है, संघर्ष चलते रहता है, उसको क्या करता है, वो आदर्शों के आधार पर कार्य को आगे बढ़ाता है। इसको समझने के लिए हम इस तरीके से समझेंगे कि जैसे कि मान लीजिए ईड ईगो सुपर ईगो की बातें करते हैं तो हमें अगर मान लीजिए हम एक उदाहरण से समझेंगे इसको कि मान लीजिए एक कलम गिरा हुआ किसी का, हम रास्ते से चल रहे हैं और वो कलम बहुत अच्छी है तो हमारी इच्छा क्या होती है कि हम कलम को उठा ले। लेकिन हमारे मन की जो अवस्थाएं जो ईड ईगो सुपर ईगो है, ईड कहता है कि ये कलम अच्छी है उठा लो, पर ईगो क्या कहता है कि नहीं, अगर उठाओगे तो रास्ते में कोई देखेंगे, ये उचित समय नहीं है, ये गलत है, उचित समय नहीं है, समय देखना तो लेना। ये कौन कहता है? ईगो कहता है। लेकिन सुपर ईगो कहता है कि नहीं, ये दूसरे की वस्तु अगर लोगे तो तुम दंडित होगे, दंड के भागी बनोगे, ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए, ये नैतिकता से नैतिक मूल्यों के आधार प्रतिनिधित्व करता है। इन तीनों के बीच संघर्ष ही व्यवहार को उचित निर्धारित करता है। यह मन का वह भाग है, चेतन की बात करते हैं तो चेतन के अंतर्गत आता है। यह मन का वह भाग है जो जागरूक है, इसी में सोच, अनुभव, स्मृति, इच्छाएं, ये सब इनके अंतर्गत होती है। यह बाहरी दुनिया के संपर्क में रहता है। कॉन्शस की बात करते हैं तो हम समाज के या जहाँ पे काम क्रियाकलाप करते हैं वहाँ संपर्क में रहते हैं। यह मन का सबसे छोटा भाग होता है। कॉन्शस हमारे मानसिक स्तर का सबसे छोटा भाग होता है। अर्धचेतन मन यानी सबकॉन्शस, यह चेतन अवचेतन के बीच पुल का काम करता है। स्मृतियों, विचार अभी चेतन नहीं है, पर प्रयास करने से, जैसे कि हमने देखा कि जब बात हमें याद नहीं थी और जब थोड़ा सा हम उस हल्का जोर दिए अपने उस मानसिक अवस्था पर, तो क्या हुआ, नाम याद आ गया। तो प्रयास करने से क्या होता है, नाम मतलब पुनः जो भूले हुए हैं वो पुनः मेरे स्मृति में आ जाती है।
यह स्थायी संग्रह स्थल की तरह कार्य करता है। यह मन का सबसे ये जो अनकॉन्शियस की बात जब हम करते हैं तो ये मन का क्या है, बहुत बड़ा भाग है। इसमें दबे हुए विचार, भावनाएं, इच्छाएं होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी कोई कुछ इच्छाएं हैं, लेकिन किसी कारणवश हम उस इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, वहाँ उचित अनुचित की बातें करते हैं तो वहाँ हम कर नहीं पाते हैं, तो क्या होता है, वो जो मेरे चेतन अवस्था में है वो क्या चला जाता है, अब अवचेतन सब अवचेतन में चला जाता है, और वही क्या होता है बाद में हमारे स्वप्न के रूप में आता है। ये होता है दबे हुए भावनाएं, इच्छाएं और भय से होता है। सब सपनों, भूलों, मानसिक रोगों का स्रोत होता है। इसी के कारण हम क्या करते हैं, मानसिक रोग से विकृत हो जाते हैं अगर ये हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है तो। इसका विश्लेषण हिप्नोसिस और मनोविश्लेषण के द्वारा, इसका अगर हम इलाज की बात करते हैं तो हम किसके द्वारा कर पाते हैं, मनोविश्लेषण, हिप्नोसिस और मनोविश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, हम उसको बाहर की दुनिया में लाते हैं और सामान्य व्यक्ति की तरह उनका भी जीवन जीने के लायक बनाते हैं। अवचेतन के अंतर वस्तु की बात अब देखते हैं। प्राथमिक दमन कभी चेतन नहीं रहा है। कहने के मतलब प्राथमिक, जब हम दमन की कभी चेतन है, द्वितीय दमन पहले चेतन था, अब दमनित है। यह असामाजिक, असामान्य और नैतिक रूप से अस्वीकार इच्छाएं ही होती है। व्यक्ति पर अचेतन का प्रभाव अब देखेंगे कि क्या पड़ता है। व्यक्ति के व्यवहार को यह अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है। कौन? अवचेतन मन। भावनात्मक विकास संघर्षों का मूल स्रोत है। सही दिशा में विकास के लिए विश्लेषण का आवश्यक होना जरूरी है। अब हम इसकी जो बातें हुई उसको हम देखते हैं कि फ्रायड के दृष्टिकोण मन को समझने का वैज्ञानिक आधार देता है, यानी मन की जो अवस्थाएं हैं उसको हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं, ये फ्रायड की देन है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं ईड ईगो और सुपर ईगो को देखते हैं। चेतन अवचेतन मॉडल से व्यवहार की व्याख्या संभव है, अतः यह दृष्टिकोण मानसिक विकारों की पहचान एवं उपचार में सहायक होता है। बस, थैंक यू।